स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक आपकी देह प्राप्ति या उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन, आज हम मिलेंगे हमारे एक छात्र से और जानेंगे कि उन्होंने डीबीटी एग्जाम्स के लिए किस तरह से तैयारी की थी, कैसे उन्होंने डीबीटी एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया, उनके तैयारी में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स थे वो आए, समस्याएं आई और उनको उन्होंने कैसे ओवरकम किया और डीबीटी जेआरएफ 2025 को क्रैक किया। तो आज हम मिलेंगे हमारे ऑनलाइन लाइव बैच के स्टूडेंट कशिश से एंड जानेंगे कैसे उन्होंने डीबीटी जेआरएफ को क्वालिफाई किया और डीबीटी के साथ साथ उन्होंने सीएसआर को भी क्वालिफाई किया है और गेट को भी क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। एंड हम बहुत खुश है कशिश कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। डीबीटी जेआरएफ बेट 2025 आपने क्वालिफाई किया है, उसके साथ साथ आपका सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 66 है, एज वेल एज आपने गेट को भी क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है कि कशिश आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और हम सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं कि कशिश यादव ये बिहार से। कशिश ने एमएससी जूलॉजी में 2024 में कंप्लीट की और एमएससी के साथ साथ ही उन्होंने सीएसआर का हमारा आईएफएस का ऑनलाइन लाइव बैच को ज्वाइन किया था और लाइव बैच के साथ ही उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की थी। और जैसे ही उन्होंने प्रिपरेशन किया उनका सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 66 क्वालिफाई हुआ, गेट क्वालिफाई हुआ एंड अभी डीबीटी एग्जाम जो 2025 में हुआ था, डीबीटी एग्जाम को भी कशिश ने क्वालिफाई किया। तो कशिश, हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। यस। और कशिश, मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने जब सीएसआर के लिए प्रिपरेशन की थी तो सीएसआर की प्रिपरेशन से आपने डीबीटी को क्वालिफाई किया ना? यस सर। यस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने नहीं किया था? एक्स्ट्रा में सर मैंने डीबीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको देखा था, उनको सॉल्व किया था। तो जो भी उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन थे, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि क्वेश्चन तो काफी सारे होते हैं, 150 होते हैं। तो जो मैंने जो पढ़ा था सीएसआर के सिलेबस में वो सब टारगेट किया था, तो उसी से मोर देन 50 क्वेश्चन बन जा रहे थे। तो फिर मैंने उसको ही प्रिपेयर किया था वापस से, फिर रैपिड रिवीजन से सीरीज से मैंने रिवीजन किया और फिर खुद के नोट्स शॉर्ट नोट्स वगैरह से रिवाइज किया था। यस। तो जैसे यूट्यूब लाइव पे चैंपियंस ऑफ डीबीटी जेआरएफ की सीरीज चली थी, रैपिड रिवीजन सीरीज चली थी, तो उसका आपको बेनिफिट हुआ क्या एग्जाम में? हाँ सर, वो लास्ट टाइम में मतलब लास्ट टाइम ऐसा रिवीजन हो गया था सारा कुछ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में थी जो आने के बाद लग रहा था कि हाँ तुरंत से क्लिक हो जा रहा है। तो बहुत फायदा हुआ उन सबका। यस। और कशिश, जैसे आप जब सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने एमएससी के साथ साथ ही प्रिपरेशन किया था ना? तो आपकी थोड़ी वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने किस तरह से एमएससी के साथ साथ प्रिपेयर किया था? सर मैंने एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में ज्वाइन किया था अब ये बैच। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही मैंने गेट का पेपर दिया था। तो गेट में तो थोड़ा सा लाइक जो मैंने पहले पढ़ा था ग्रेजुएशन में और 12th वगैरह में पढ़ा था, तो वो सबसे भी क्वेश्चंस हो रहे थे, लाइक जैसे केमिस्ट्री वगैरह। तो उन सबसे भी क्वेश्चंस हो जा रहे थे, तो फिर वो मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट टाइम में। उसके बाद एमएससी के साथ में प्रॉब्लम्स तो आती है क्योंकि कॉलेज मतलब जाना होता है, फिर एग्जाम्स वगैरह। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा यूनिट्स नहीं कर पाई थी टारगेट। तो मैं सिर्फ 6 यूनिट्स से टारगेट कर पाई थी। 6 यूनिट को मैंने बहुत अच्छे से किया था, सब कुछ किया था। तो उस बार फिर मैंने पेपर दिया तो मेरा नेट हुआ था एलएस, लेकिन जेआरएफ से 1 परसेंटाइल कम रह गया था मेरा। तो फिर दुख भी बहुत हुआ था। फिर लगा कि ठीक है एमएससी के साथ इसके बाद फिर आगे फिर से करूंगी प्रिपेयर। यस। और अभी डीबीटी जेआरएफ हो गया, मतलब
ये भगवान ने आपकी सुन ली कि वहां से सीएसआर नेट हुआ और यहाँ से डीबीटी का जेआरएफ हो गया। हाँ, तो जेआरएफ अपना डीबीटी का हो गया है। तो वैसे कशिश, हम देखते कि सीएसआर जब आप प्रिपेयर करते हो तो सीएसआर में तो आप सीएसआर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डीबीटी के लिए आपने कैसे, मतलब प्रिपरेशन कैसे की थी? आपकी ऐसी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन तो जैसे सीएसआर के लिए लास्ट टाइम में रिवाइज किया था वैसे ही किया था। आपने जो क्लास में सारे टीचर्स ने जो क्लास में नोट्स हम्म। बनवाए थे उसको बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाती जा रही थी। हम्म। एक प्लेन कॉपी लेके उसमें सारे चैप्टर्स को, जैसे कि 3-4 रिवीजन के बाद मैं उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लिख ले रही थी, लाइक 5 पेज या 10 पेज में, जितने में भी पूरा एक चैप्टर आ पाए। उसके बाद जो आपने सिग्नलिंग वगैरह पढ़ाया था तो उसमें आपने बताया था चार्ट पेपर पे पूरा लिख के रखना है, तो वो हम्म। मैंने कर लिया था। तो वो एक वन टाइम रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाता है। हाँ। ऐसे ही हर चैप्टर के लिए किया था। और डीबीटी के लिए अलग से मैंने सिर्फ उसके पीवाईक्यूज वगैरह लगाए थे 4-5 साल के। हम्म। और फिर एक्स्ट्रा में तो यही किया था, बाकी सारा कुछ वही था जो अभी हम्म। केसी सर ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी। हम्म। तो मतलब ऐसा था कि एक लेक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, वाओ। तो उस टाइम बहुत खुशी हो रही थी। यस। और जैसे कशिश, अब डीबीटी एग्जाम्स के लिए आप देखो तो ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, क्योंकि उसमें पहले पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और 50 के 50 सॉल्व करने हैं, वो चैलेंजिंग है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि हाँ 50 के 50 में भी 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे इस बार। करेक्ट? हाँ तो सर, आपने एप्टीट्यूड ये के कैसे, साथ। मतलब एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने किया था क्या? और आपने पार्ट फर्स्ट में सर कितना क्वेश्चन करेक्ट किए? फर्स्ट पार्ट में मैंने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वाओ। जिसमें कि मेरा 5 इनकरेक्ट हुआ, हाँ। 33 सही हुए हैं। वाओ। और इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैंने सीएसआर नेट का जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, हम्म। तो उसमें मेरे पार्ट ए में सिर्फ 25 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। हाँ। तो मेरा वो मतलब जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट मेरा हमेशा से अच्छा था। वाओ। लाइक मैथ्स मुझे पसंद, बायो के साथ मुझे मैथ्स भी बहुत ज्यादा पसंद था वाओ। स्कूल से ही। हम्म। तो तो मतलब, मेरा वो पार्ट अच्छा। कैलकुलेशन इस बार थोड़ा लेंदी था, तो मैं हाँ। कैलकुलेटर ढूंढ रही थी। मैंने पहली बार डीबीटी दिया था, तो मुझे नहीं पता था हाँ हाँ। कैलकुलेटर नहीं होता है, तो थोड़ा सा लेंदी था हम्म। लाइक बनाना। लेकिन अच्छा था पेपर तो। हम्म। और पार्ट बी में जैसे 150 में से 50 क्वेश्चंस करने, आपने कितने किए थे हाँ और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आपने कैसे किए? सर मैं पहले तो जो मेरे से बन रहा था, मतलब जो मेरे टॉपिक का था, जैसे जो मैंने अभी 10 to 11 यूनिट्स प्रिपेयर किया था हम्म। टोटल सीएसआई में से। अभी कंप्लीट मैंने 13 नहीं कर पाई थी मैं। हम्म। तो उसमें से जो मुझे क्वेश्चन लग रहा था कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, उसको मैं सॉल्व कर रही थी। हम्म। तो लास्ट में करते करते ऐसा, और जो मेरे टॉपिक से बिल्कुल था ही नहीं उसको तो मैं छोड़ ही दे रही थी, क्योंकि काफी सारे हम्म। क्वेश्चन थे 150। तो उसके बाद लास्ट में ऐसा हुआ कि 50 बनाने के बाद भी मुझसे और भी सॉल्व हो रहे थे। वाओ। तो फिर मैंने उसको रफ पेज पे लिख के और फिर उसमें सिलेक्शन करना पड़ा कि जिसमें मैं ज्यादा श्योर हूँ उसको टिक करो, हम्म। जिसमें थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट है उसको हटा दिया फिर। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, इतने सारे क्वेश्चन है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हाँ किया था किसी? टाइम मैनेजमेंट तो सर कुछ जो पहले से टेस्ट वगैरह लगा रही थी, क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस कर रही थी, तो उससे हो गया था। और यहाँ पे सीएसआर जैसा लेंदी वो अप्लाइड वाला पार्ट नहीं था ज्यादा, हाँ। जैसा कि मुझे लगा। हम्म। जैसे पार्ट सी के क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ने में ही काफी टाइम निकल जाता है। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा वन लाइनर टाइप क्वेश्चन था या मैच द फॉलोइंग वगैरह था, तो वो मतलब ऐसे हो जा रहा था कम टाइम में, अगर जिसने अच्छे से हम्म। रिवाइज किया हो तो। करेक्ट। और तो जैसे, मेरा मेरा टाइम के साथ बन गया था, मतलब रिवीजन के लिए भी लास्ट में 5-10 मिनट बच गए थे। वाओ। और ये मतलब जैसे पार्ट ए को ही मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो पार्ट ए में जैसे 50 क्वेश्चंस थे, तो क्या उसमें पैटर्न कैसे आया था और उसमें क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे थे इस बार? सर एप्टीट्यूड वाले पार्ट में थोड़ा सा लेंदी था मुझे हम्म। जो लगा। और थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन में थोड़े ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस थे। हम्म। थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में, बनाना। लेकिन फिर पार्ट बी जब करने लगे तो वो थोड़ा सा इजी लगा, तो उसके साथ टाइम मैनेज हो गया था फिर। हम्म।
और और जो बायोटेक्नोलॉजी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे वो भी इजी ही क्वेश्चन थे। और कशिश जैसे डीबीटी का एग्जाम है, पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट को मैनेज करना और उसके साथ साथ एग्जाम देना, तो आपने मतलब जो मैनेजमेंट किया था, जैसे इसमें पेपर में भी स्ट्रेस बहुत आता है, कभी कभी टेंशन आता है, हाँ प्रेशर सर। आता है, तो क्या स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया एग्जाम में? तो एग्जाम में तो जैसे पहले से प्रैक्टिस, जिसका जैसे पहले से प्रैक्टिस रहता है क्वेश्चन पेपर करने का, टेस्ट वगैरह डीपीपी वगैरह सब कुछ तो मिलता ही है। तो वहां से पहले मुझे लग रहा था कि मेरा पार्ट ए में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, मुझे बी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हम्म। पार्ट ए में मैंने पहले जो आसान आसान क्वेश्चन थे लगभग 30 के आसपास मैंने सॉल्व किया। हम्म। उसके बाद फिर मैं पार्ट बी पे चली गई। जो हम्म। क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मैं टाइम दूंगी तो सॉल्व हो जाएगा, हम्म। उसको मैंने लिख लिया था रफ पेपर पे। और फिर मैं पार्ट बी में चली गई, फिर मैं पार्ट बी करने लगी। उसमें जब मेरा हो गया, फिर जो मुझे टाइम मिला थोड़ा सा बचा, हम्म। उसके बाद फिर मैं पार्ट ए पे आई। और फिर क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो कि ए करने के चक्कर में बी भी छूट जाए, काफी सारे हाँ क्वेश्चन। यस। और जैसे कशिश बहुत बार आप प्रिपरेशन करते हो, वैसे आपने तो घर पर प्रिपरेशन किया ना पूरा, सीएसआर का, डीबीटी का? हाँ। यस। तो बहुत तो बार प्रिपरेशन में ऐसे होता है कि बहुत मतलब कभी कभी हमारा पढ़ाई नहीं होता है, डिमोटिवेशन होता है, कभी कभी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है, तो उस टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आप खुद को वो तो मोटिवेट सर कैसे रखते बहुत थे? ज्यादा, हाँ। वो तो सर बहुत ज्यादा। अभी एक चीज और, मैंने दिसंबर मतलब जो अभी मार्च में पेपर हुआ था वो भी मैंने दिया था, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा अच्छा नहीं हुआ। हम्म। काफी सारे क्वेश्चन मेरे नेगेटिव हो गए थे। तो फिर जैसे आंसर की आया तो मुझे लगा, मतलब मैं काफी ज्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो गई थी। हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे, क्या मतलब फैमिली को भी फेस करना और ये सब हम्म। भी। यस। तो फिर मैंने फिर सोचा कि ठीक है, अब एक बार खराब हो गया, फिर हम्म। अगली बार से मतलब और अच्छे से करके देंगे। हो हाँ। सकता है कि मैंने कुछ कमी की होगी, मतलब हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, नहीं कर पाई थी मैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कवर करने में थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अगली बार फिर से देंगे, अभी पेपर तो है। और फिर मैंने प्रांशु सर को भी डीएम किया था मुझे हाँ। था कि पर्सनली शायद बात करूँ तो थोड़ा सा बेटर फील हो। काफी हम्म। ज्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी उस टाइम पे जब आंसर की देखा था तो। तो जैसे, लेकिन सर से बात भी हो पाई। हाँ। और कशिश अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको आंसर देने। जैसे कशिश, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर डेब भाई। यस। और आपको जो यूनिट मतलब डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट कौन सा यूनिट लगता है? डिफिकल्ट मुझे मेथड्स लगता है थोड़ा सा। अच्छा, मेथड्स इन मैंने इससे बायोलॉजी। पहले नहीं पढ़ा था ज्यादा, तो इसीलिए हाँ। पहली बार आया था। यस। और जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो मैथमेटिक्स से डर लगता है, आपको तो लगता ही नहीं है, मतलब आपका तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। हाँ सर, मेरा फेवरेट था मैथमेटिक्स स्कूल में। इसका एक और रीजन था, मेरे पापा मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, तो हाँ मुझे हाँ। वो पढ़ाते थे हमेशा से। हम्म। तो लेकिन मुझे था कि बायो लेना है। और अच्छा। मैं पहले नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट हम्म। वो मैं मतलब मैं कर नहीं पाई। तो फिर हम्म। वहां से भी फिर मैंने ये बात चूज किया कि ठीक है, कुछ उसी में करते हैं। लाइक मैंने पढ़ा हुआ तो था ही, उस पर इतना मेहनत किया था मैंने इतने साल। तो हम्म। सोचा कि कुछ मुझे इसी सब्जेक्ट में करना है, मुझे स्ट्रीम चेंज नहीं करना है। हम्म। और जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में जब आप बैठते हो, तो बैठने से पहले बहुत टेंशन आता है कि मेरा कैसे होगा एग्जाम, एग्जाम का रिजल्ट क्या हाँ रहेगा, सर। फेलियर का डर लगता है कभी कभी, तो क्या आपको भी लगता है कैसे? और ये सब बहुत डर लगता है। सीएसआर के एग्जाम से पहले तो ऐसे रात को नींद नहीं आती है कि सुबह पता हाँ। नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। हम्म। फेलियर का बहुत ज्यादा डर लगता है। यस। और कशिश, जैसे अभी अगला एग्जाम आ रहा है, सीएसआर का एग्जाम जो आ रहा है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लाइव बैच के भी एज वेल एज ऑनलाइन के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या मतलब बातें ध्यान में रखनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम? सबसे पहले तो यही है कि आप जितने भी यूनिट्स को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास जितना टाइम है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहीं अगर कोई और, जैसे कोई बच्चे एमएससी कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। हम्म। तो सबसे तो बेसिक चीजें तो ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसको अच्छे से मतलब
क्लास को अच्छे से सुने और प्रॉपर नोट्स बनाए और उसको 3 से 4 बार रिवाइज करे एटलीस्ट, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बनाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि पूरा अपन ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं सारे यूनिट्स एक साथ एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले। तो उसके लिए यही है कि आप बार बार रिवाइज करके, अगर आप न्यू यूनिट्स में, जैसे आपके पास 15-20 दिन टाइम है या कुछ टाइम है, तो आप न्यू यूनिट्स टारगेट कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ रिवीजन भी आप अपना कंटिन्यू रखो। रिवीजन उसके साथ सॉफ्ट नोट्स बना के, और फिर जो चीजें आप भूल जा रहे हो फिर उसको बार बार देखो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। यस यस यस। तो ये आपने इतने अच्छे से कशिश आपकी स्ट्रेटजी बताई, और इतने अच्छे से मतलब आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था और क्या क्या समस्या आई आपके प्रिपरेशन में, एज वेल एज एग्जाम्स के टाइम में खुद को मैनेज करना, ये आपने बताया। ये सारी चीज़ें हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेगी, उनका सबको बहुत बेनिफिट होगा। तो कशिश, आपने आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतना अच्छा अचीवमेंट है, डीबीटी जेआरएफ 2025 आपने क्वालिफाई किया, एज वेल एज सीएसआर का ऑल इंडिया रैंक 66 है, गेट एक्सेल आपने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए आपको और बहुत मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस। थैंक यू और सो मच सर। एंड आगे अब आगे क्या करना है फिर? आगे तो सर मेरा जैसे एलएस हो गया था, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर अभी दे रही हूँ, जो स्टेट हम्म पीएससी कंडक्ट करवा रही हैं। जैसे अभी जस्ट एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, हम्म तो मैं वो भी दे रही हूँ। और पीएचडी पे मैंने अभी तक इसीलिए नहीं एडमिशन लिया, जैसे मैं प्री-4 में हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी एक बार जेआरएफ हो जाए, फेलोशिप रहेगा, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वाओ। सही रहेगा। यस। तो तो अभी मैं एडमिशन ले लूंगी पीएचडी में, हाँ। और उसके साथ मैं फिर लेक्चरशिप के लिए भी प्रिपेयर करूंगी। यस यस। तो विश यू ऑल द बेस्ट कशिश आपको, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम्स के लिए भी, एज वेल एज आपको पीएचडी करने के लिए भी। हाँ। थैंक यू सो मच सर। यस पूरी टीम के वजह से, मतलब सारे टीचर से जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। यस। एंड थैंक यू सो मच कशिश। थैंक यू सर।